हिंद बच्चों, स्वागत है आपके इस खूबसूरत से चैनल डिफरेंशियल क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरंभ बैच का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो है इलेक्ट्रिसिटी। और आज हम इस चैप्टर में यह जानने की कोशिश करेंगे कि सर किस तरीके से हमारे डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्लुएंस करता है, प्लस सर और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सर ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसके मूव करने का, फ्लो करने का सर फंडामेंटल चीजें क्या है। तो सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए बच्चों हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपका फिजिक्स का टीचर यशवंत दुबे। तो चलिए हम लोग इसी इलेक्ट्रिसिटी का स्लाइड नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब जैसे जो स्लाइड नंबर 1 में जो दिया गया है, क्या दिया गया है सर? चार्ज। तो सबसे पहले यह समझने की कोशिश करेंगे कि सर ये चार्ज क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय चार्ज? चार्ज को सर कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे यहां पे दिया गया सर प्लस और माइनस। इसका मतलब सर हमारे पास दो टाइप के चार्ज यहां देखने को मिल रहे हैं, प्लस एंड माइनस। ठीक है, रही बात है सर ये जो प्लस और माइनस है जिसको हम लोग चार्ज कह रहे हैं, तो सर इस चार्ज का डिफिनेशन क्या होता है? ठीक है, जैसे यहां पे दिया गया है कि सर लाइक मास वॉल्यूम ओवर डेंसिटी चार्ज इज आल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। यानी कि चार्ज में क्या होता है? एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है। तो सर इसी स्टेटमेंट को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि सर जो चार्ज होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं सर इस तरीके से कि सर इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चा कि सर जो चार्ज होता है ना, चार्ज होता है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है आंतरिक, यानी कि सर कोई भी मैटर है सर उस मैटर की सर वो प्रॉपर्टी सर उसके पास वो चार्ज होगा। ठीक है, यानी कि सर ये क्या होता है सर, ये किसी भी मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक सर उसकी आंतरिक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। दूसरी बात सर मैटर कंटेन्स एटम्स एंड एटम कंटेन्स चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि सर जो भी कोई मैटर होता है उसके अंदर एटम होता है और जितने भी एटम्स होते हैं, ठीक है, उन एटम्स के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एंड साथ में एक और चीज प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? न्यूट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, जो कि केमिस्ट्री में ये चीजें हम लोग पढ़े होंगे सर। न्यूट्रॉन भी क्या होता है? चार्ज ही होता है। ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, इन तीनों चीज से मिलकर क्या बना होता है? एटम बना होता है। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है सर? कह रहा है सर अ बॉडी गेट्स पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट लूजेस इलेक्ट्रॉन। कह रहा है सर कोई भी बॉडी है उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज जो आ रहा है वो कैसे आता है? जब वो बॉडी क्या करता हो? इलेक्ट्रॉन को लूज करता हो। और जब उस बॉडी पे जब निगेटिव आएगा तो उस केस में क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, तो ये होता है बच्चा चार्ज। ठीक, अब रही बात सर ये कि सर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे सर चार्ज कितना होता है? तो सर इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 का कूलम। उसी तरीके से प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? सर प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का कूलम। इसका मतलब क्या है सर? मैग्नीट्यूड सेम है, बस इनकी जो नेचर है वो अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन की नेचर नेगेटिव होती है, प्रोटॉन की नेचर पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो बच्चा चार्ज, अगर आपसे क्वेश्चन आ गया सर व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, तो आपको सिंपली यही बोलना कि सर जो चार्ज होता है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। दूसरी बात सर यहां पे अगर मैं बात करता हूं सर टाइप्स ऑफ चार्जेस की, टाइप्स ऑफ चार्ज, तो सर टाइप्स ऑफ चार्ज कितने होते हैं? तो बेसिकली देखा गया है कि सर जो टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं वो कौन से होते हैं सर? पॉजिटिव होते हैं एंड निगेटिव भी होते हैं। जिसको हम लोग पॉजिटिव क्या बोलते हैं सर? प्रोटॉन बोलते हैं, जिसको हम लोग P प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं या P से रिप्रेजेंट करते हैं। जो निगेटिव होते हैं उनको क्या बोलते हैं सर? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो कि -E से या फिर E से हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। राइट सर, इसी में सर एक और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सर जीरो चार्ज। ठीक है, जीरो चार्ज ये भी सर क्या है? टाइप ऑफ चार्ज में ही आता है। ठीक, और ये टाइप ऑफ चार्ज में इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? न्यूट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि सर न्यूट्रॉन भी क्या है? न्यूट्रॉन भी हमारा क्या है? चार्ज है। और इस चार्ज पे क्या होता है? जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। लेकिन ये भी सर क्या है? टाइप्स ऑफ चार्ज में ही आता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए टाइप्स ऑफ चार्ज में सर टाइप्स ऑफ चार्ज 3 होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव वाला प्रोटॉन, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन एंड जीरो वाला को बोलते हैं न्यूट्रॉन। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं सर स्टडी के बेसिस पे चलते हैं तो हम लोग सबसे ज्यादा कंसीडर करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव को लेकर। ठीक है, जब आप 12th में जब जाएंगे तब इस जीरो चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और इसका इफेक्ट भी देखेंगे कि सर ये जीरो चार्ज किस तरीके से इफेक्ट करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले स्लाइड की तरफ।
ठीक, अब बात करते हैं सर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। सर चार्ज की कितनी प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना होगा। तो सर जो पहली प्रॉपर्टीज होती है चार्ज की, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सर कि सर जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज होता है। चार्ज क्या होता है सर, क्वांटाइज होता है। सर इस क्वांटाइज का मतलब समझना होगा। सर ये क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहां दिया गया है कि सर दैट इज इन कम्स एज एन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि सर जो चार्ज होता है ना वो क्वांटाइज होता है, जब भी ये मूव करता है ये क्वांटाइज के फॉर्म में मूव करता है। ठीक है, और ये किस तरीके से मूव करता है सर, ये इंटीग्रल के फॉर्म में मूव करता है। अब सर एक क्वेश्चन आता है, सर ये इंटीग्रल क्या होता है, आखिर इंटीग्रल किसे कहेंगे हम लोग। तो बच्चा जो इंटीग्रल का मतलब होता है सर इंटीजर्स, यानी कि जो चार्ज का जो मूवमेंट होगा किसी भी जगह मूव करने के लिए, एक बॉडी से जब दूसरे बॉडी में जब ट्रांसफर होता है, उस केस में जो चार्ज होता है वो इंटीजर्स के फॉर्म में मूव करता है। और आपको पता है कि सर इंटीजर जो होता है वो माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी के बीच में जो भी डिजिट आते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा सर किस फॉर्म में मूव करता है, इंटीजर के फॉर्म में मूव करता है। ठीक, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है सर Q इक्वल टू यानी सर Q क्या है हमारा, Q है सर चार्ज। Q को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। N को हम लोग क्या बोलते हैं सर, नंबर्स या आप बोलते हैं सर प्रिंसिपल नंबर। अच्छा ये जो प्रिंसिपल नंबर है ना, इसी को हम लोग क्या बोले सर, इंटीजर। ये प्रिंसिपल नंबर है इंटीजर का। ठीक है, और E क्या है सर, E है सर इलेक्ट्रॉन, या इसी को बच्चा हम लोग बोलते हैं सर, ये है सर बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। यानी कि सर कोई भी चार्ज है, उस चार्ज का जो बेसिक यूनिट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो सर पहली जो प्रॉपर्टीज होती है चार्ज की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज होता है। ठीक है, क्वांटाइज का मतलब ये होता है कि सर जो भी चार्ज होगा अगर वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर ट्रांसफर होता है तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के ही फॉर्म में ट्रांसफर होगा। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर्स के ही फॉर्म में ट्रांसफर होगा। जैसे कि सपोज करते हैं कि सर अगर हमारे पास कोई बॉडी ए है और कोई बॉडी बी है, ठीक है, और इस बॉडी ए और बॉडी बी में क्या हो रहा है, बॉडी ए से बॉडी बी में ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। तो सर इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, वो हमेशा या तो 1 या तो 2 या तो -1 या तो -2 इस तरीके से क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है, इस तरीके से ट्रांसफर होगा। ये कभी भी -1.5 या फिर -1/3 या फिर प्लस का 1/7 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है। तो इसीलिए बच्चा जब भी हम लोग बोलते हैं चार्ज के बारे में तो कहते हैं सर चार्ज होता है वो क्वांटाइज होता है, और क्वांटाइज का मतलब होगा कि सर ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के ही फॉर्म में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। मतलब ये सर 1 2 -1 -2 इस तरीके से फॉर्म हो सकता है, एक इंटीजर के फॉर्म में हो सकता है सर। ये ना ही डेसिमल ना ही ये फ्रैक्शन के फॉर्म में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन कभी ट्रांसफर नहीं होते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन कभी मूव नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चा क्या, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी जब देख लेते हैं सर, इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज क्या होता है। सर इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं सर, जो चार्ज होता है वो एडिटिव इन नेचर होता है। एडिटिव इन नेचर होता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चा, कि जो चार्ज होता है वो एडिटिव इन नेचर होता है। ठीक, एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या होता है कि सर जो भी चार्ज होगा उसे हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सम नहीं, इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कि चार्ज हमेशा ऐड होता है। अब इसको कैसे समझेंगे, सपोज करते हैं बच्चा एक हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, और इस सिस्टम में -1 कूलाम का चार्ज है, -2 कूलाम का चार्ज है, +7 कूलाम का चार्ज है, -9 कूलाम का चार्ज है, +3 कूलाम का चार्ज है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए कि सर इस सिस्टम में कितना चार्ज होंगे, इस सिस्टम में कितने चार्ज प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, इन सभी चार्जेस को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड कैसे करेंगे सर, यहां लिखेंगे सर -1 कूलाम +7 कूलाम प्लस माइनस का 2 कूलाम प्लस माइनस का 9 कूलाम प्लस 3 कूलाम, इन सभी को ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर क्या मिलेगा, तो पहले क्या करते हैं 7 + 3, ये हो जाएगा सर प्लस का 10, और ये होगा -1 -2 कितना होगा, -3, अब -3 और -9 कितना हो जाएगा, -12, हो जाएगा सर -12। ओवरऑल इस सिस्टम में कितने कूलाम का चार्ज आ रहा है, -2 कूलाम का चार्ज आ रहा है।
सर इसका मतलब हो रहा है कि सर हम चार्ज को सिर्फ और सिर्फ ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चा अगर सबट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, अलग हो जाएगी। तो हमेशा चार्ज जो होता है नेचर में वो एडिटिव होता है, हम सिर्फ और सिर्फ चार्ज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, थर्ड वाली प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, जो थर्ड प्रॉपर्टी होता है बच्चा, वो चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक है, चार्ज हमेशा क्या आता है, कंजर्व होता है। चार्ज कंजर्व होने का क्या मतलब है कि सर जो चार्ज होता है, जब भी आपसे बोला जाता है कि सर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ एवरीथिंग, कोई भी चीज की बात करते हैं जिसमें हम लोग वर्ड यूज करते हैं सर कंजर्व का या फिर कंजर्वेशन का, इसका मतलब ये होता है कि सर चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सर जो चार्ज होता है ना ही हम उसे क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसे क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर होता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बच्चा, ट्रांसफर होता है। ठीक है, और ये जो ट्रांसफर होता है वो किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है सर, क्वांटाइज के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। तो चार्ज को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो ये सर इसकी क्या होती है, प्रॉपर्टीज आप चार्ज में आती है, ये इसकी क्या होगी, थर्ड प्रॉपर्टीज हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि सर जो चार्ज होता है वो हमेशा एसोसिएटेड विथ मास होता है, एसोसिएटेड विथ मास होता है। यानी कि चार्ज हमेशा एसोसिएटेड विथ मास होता है। अगर सर किसी भी बॉडी पे क्या है, चार्ज है, अगर किसी भी बॉडी पे क्या है, चार्ज है, तो इसका मतलब उसके पास क्या है, मास है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि सर चार्ज जो होता है वो हमेशा जहां पे भी किसी बॉडी पे अगर चार्ज प्रेजेंट है तो इसका मतलब उस बॉडी पे क्या होगा, मास 100% प्रेजेंट होगा। ठीक है, मास 100% प्रेजेंट होगा। और सपोज करते हैं दूसरे लैंग्वेज में बोलेंगे कि सर किसी के पास अगर मास है तो जरूरी नहीं है कि उसके पास क्या हो, चार्ज हो, लेकिन अगर किसी के भी पास चार्ज हो तो उसके पास 100% मास होगा। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि सर जो चार्ज होता है वो हमेशा एसोसिएटेड विथ मास होता है, यानी जहां भी चार्ज प्रेजेंट होगा वहां पे क्या होगा, उसके पास मास होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सर अगर किसी के पास मास हो तो उसके पास चार्ज भी प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा बच्चा कि सर जो चार्ज होता है वो हमेशा एसोसिएटेड विथ मास होता है। अगली प्रॉपर्टीज क्या है बच्चा, पांचवी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि सर जो चार्ज होता है वो इनवेरिएंट होता है। चार्ज जो होता है वो इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है सर, इनवेरिएंट का मतलब होता है कि सर इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी। यानी कि सर जो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनवेरिएंट बोलते हैं। यानी कि सर जो चार्ज होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जो मास होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे कि एक आइंस्टाइन का इक्वेशन है, एक मिनट, एक आइंस्टाइन का एक इक्वेशन है, कौन सा, m इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, ये किसका इक्वेशन है, ये है सर आइंस्टाइन का इक्वेशन, m इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, इसके थ्रू क्या पता चलता है सर, जो मास होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि सर अगर किसी भी बॉडी की अगर वेलोसिटी ज्यादा है, अगर स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू से मूव कर रहा है या फिर स्पीड ऑफ लाइट के हाफ से मूव कर रहा है कोई भी बॉडी, तो उसका जो मास होगा उसके एक्चुअल मास से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, उसका कुछ भी मास होता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी पर्सन है जिसका मास हम लोग मान लेते हैं सर 50 केजी है। ठीक है, 50 केजी है और वो स्पीड ऑफ लाइट के हाफ से मूव कर रहा है, उसकी जो वेलोसिटी वो c/2 है। इसके अनुसार देखा जाए तो सर उसकी जो मास होगी वो क्या होगी, बढ़ते हुए दिखाई देगी, अप्रॉक्स लगभग 57 केजी के आसपास आएगा। उसकी जो मास होगी 57 केजी की हो जाएगी, अप्रॉक्स आएगा इतना वैल्यू। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं सर चार्ज की, तो चार्ज को सर आप c/2 से मूव कराइए या पूरे स्पीड ऑफ लाइट से मूव कराइए, उसके चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई किसी बॉडी पे का चार्ज +1 कूलम्ब का है, ठीक है, और इसको आप c/2 से भी मूव कराएंगे तो भी इस पे जो चार्ज होगा वो +1 कूलम्ब का ही आएगा। इसी को बोलते हैं हम सर
कि सर जो चार्ज होता है वो इनवेरिएंट होता है, और ये क्या होती है बच्चों, ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज होती है। ठीक है, तो सर इतनी सी प्रॉपर्टीज होती है, और भी सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही कि सर 5 प्रॉपर्टीज जो आपके सामने जो लिखा गया है सारे मेन प्रॉपर्टीज है। अच्छा, छठवीं प्रॉपर्टीज ये भी ले सकते हैं सर जो चार्ज होता है, जैसे कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, यानी कि सर जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपल होते हैं। जैसे कि अगर सपोज करते हैं सर यहां पे प्लस चार्ज है और यहां पे भी क्या है, प्लस चार्ज है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन लगेगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर यहां पे पॉजिटिव हो और यहां पे क्या हो, नेगेटिव हो, उस केस में क्या होगा, दोनों में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये अट्रैक्शन वाला है, यानी कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर। ये इसकी क्या होगी, छठी प्रॉपर्टीज होगी। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार देखा जाए तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होते हैं, इतने सारे होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब जो अगली स्लाइड है वो है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगली स्लाइड जो है हमारी क्या है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। इस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे सर, ये क्या होता है, आप यहां से क्लियर हो रहा होगा सर। अगर इसी स्टेटमेंट को अगर ब्रेक किया जाए, जैसे यहां दिया है सर, जैसे यहां दिया गया सिटी और यहां दिया गया इलेक्ट्रिक। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक का मतलब क्या हो गया सर, इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और सिटी का मतलब पता ही सर क्या होता है, शहर। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के शहर को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोल देते हैं। जहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स से जहां क्या हो, ट्रांसफर होता हो, मूव करते होंगे, जहां उनकी कॉलोनी होगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सर यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार थोड़ा सा डिफरेंशिएशन भी देख लेते हैं सर। इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सर इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद द सेट ऑफ फिनोमिना एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस एंड मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि सर ये क्या कर रहा है, सर ये एक फिनोमिना है जो एसोसिएट कर रहा है, किस पे एसोसिएट कर रहा है सर, इलेक्ट्रिक चार्ज के मोशन पे और उसके प्रेजेंस पे कर रहा है। यानी कि सर कोई भी अगर चार्ज है, ध्यान दीजिएगा, किस पे बात कर रहा है सर, दो चीजों बात कर रहा है सर, किस पे, मोशन पे बात कर रहा है एंड प्रेजेंस की बात कर रहा है। यानी कि अगर कोई भी चीज है, ठीक है, कोई कॉलोनी है और उस कॉलोनी के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हो, तो वो जो कॉलोनी आएगी उस कॉलोनी को हम लोग क्या बोल देंगे सर, इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं सर कोई एक सिस्टम है और इस सिस्टम में क्या है, कई सारे चार्जेस प्रेजेंट है। ठीक है, कई सारे चार्जेस प्रेजेंट है, मगर ये सारे चार्ज जो है प्रेजेंट तो है लेकिन ये मूव नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल रेस्ट में है। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से, तो सर ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं कहलाएगा। इलेक्ट्रिसिटी कहलाने के लिए क्या है सर, चार्ज तो प्रेजेंट होना साथ जरूरी है ही, इसके साथ ही साथ इसका मोशन भी होना जरूरी है। मोशन भी करते रहे, मूव भी करते रहे। अगर ये मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। इस पूरी कॉलोनी को हम लोग क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोल देंगे। यही होता है सर इलेक्ट्रिसिटी। और क्या कह रहा है सर, कह रहा है सर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज चार्ज। यानी कि सर जो सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो कौन है सर, चार्ज है। ठीक है, और चार्ज कौन सा है, चार्ज किसे हम लोग बोल रहे हैं सर, इलेक्ट्रॉन्स को बोल रहे हैं। यानी कि सर जो सोर्स है किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब बात करते हैं सर अगली वाली पॉइंट को लेकर। ये क्या कह रहा है, कह रहा है सर द इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट कंस्टिट्यूट अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि सर कोई भी चार्ज अगर रेस्ट में है, ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंस्टिट्यूट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये आप पढ़ोगे सर कब, 12th में पढ़ोगे। जब 12th में जाओगे तब आपको ये पढ़ने को मिलेगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और उस वाले फिनोमेना हम लोग डील करेंगे जब चार्ज को जब हम लोग रेस्ट में रख रहे हैं, जब चार्ज हमारा रेस्ट में है उस वाले फिनोमेना को हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो 10th के अनुसार देखा जाए तो उसके अनुसार क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद द फ्लो ऑफ चार्जेस एंड देयर इफेक्ट। यानी कि सर क्लास 10th के अनुसार हम चार्ज में कौन से वाले चार्ज को डील करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी को डील करेंगे, या फिर हम उस चार्ज को डील करेंगे जो चार्ज क्या करता हो, मोशन करता हो, मूव करता हो। ठीक है, तो क्लास 10th के अनुसार मोशन ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। जब आप वही क्लास 12th में जाएंगे तो आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ।
अब बात करते हैं सर किसकी, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर तो आपको बहुत ही पहले से क्लियर होगा कि सर कंडक्टर एंड इंसुलेटर किसे कहा जाता है। जैसे कंडक्टर किसे कहेंगे हम लोग, कंडक्टर, कंडक्टर्स किसे कहते हैं हम लोग कि सर वो मटेरियल, ठीक है, ठीक है, वह मटेरियल जो क्या करता हो, अलाउ करता हो, वह मटेरियल जो अलाउ करता हो किसको, टू पास द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि सर वो मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ करता हो मूव करने के लिए, ठीक है, पास बोले चाहे मूव बोले चाहे फ्लो बोले या कुछ ही बोलते हैं, यानी कि सर वो मटेरियल जो क्या करता हो, अलाउ करता हो कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, मूव कर सके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। जैसे ट्रांसपेरेंट मीडियम होता था लाइट वाले चैप्टर में, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम किसे बोला जाता था, जो लाइट को अलाउ करता हो। उसी तरह कंडक्टर किसे बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ करता हो, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, कंडक्टर हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका कॉपर, ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, या फिर सिंपली वे में कहोगे सर मेटल हो जाएगा। सर कोई भी मेटल्स है, ठीक है, वो आपके लिए क्या कराएंगे, कंडक्टर कराएंगे, ठीक है। लेकिन सर इस मेटल्स में भी कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं, जैसे कौन सा, गोल्ड हो गया, ठीक है, गोल्ड अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो कुछ जो गोल्ड अलाउ नहीं करता, यानी कि सर पूरे मेटल्स नहीं बोलेंगे सर, कुछ मेटल्स जो होते हैं वो एक्सेप्शन में भी आ जाते हैं, जो करंट को अलाउ नहीं करते हैं, चार्ज को अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन अधिकतर केस में देखा जाए तो वो क्या करते हैं, सारे मेटल्स अलाउ करते हैं क्या करने के लिए, करंट को या चार्ज को मूव करने के लिए। दूसरी बात और क्या इसका एग्जांपल हो जाएगा, सर इसका एग्जांपल खुद हो सकते हैं हम लोग, एक ह्यूमन बॉडी। एक ह्यूमन बॉडी भी क्या है सर, एक कंडक्टर है। ह्यूमन बॉडी में भी क्या होता है, करंट फ्लो कर जाता है, ठीक है। दूसरी बात यहां पे सर इसमें ये चीज जानना है कि सर आखिर ये जो कंडक्टर है जो अलाउ कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, वो क्यों कर रहा है, रीजन क्या है, इसके पीछे कारण क्या है कि सर कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ करता है मूव करने के लिए, ठीक है। यानी कि हम किसी भी मटेरियल का कंडक्टर हम किस बेसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए समझना होगा सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि सर वो कंडक्टर या वो मटेरियल जिसके अंदर क्या प्रेजेंस हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं सर, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज को लेकर, मूव कराने को लेकर, करंट को मूव कराने को लेकर। यानी कि सर वो मटेरियल जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, तो वो क्या आ जाएगा, वो अलाउ कराएगा। यानी कि सर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कैरियर होते हैं। कैरियर होते हैं किसके, करंट के। करंट का जो कैरियर है उसका नाम क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये फ्री इलेक्ट्रॉन किसमें पाया जाता है बच्चा, सॉलिड में पाया जाता है। सॉलिड के अंदर, अगर सॉलिड के अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है, करंट मूव कर रहा है, करंट जो हमें देखने को मिल रही है वो किसकी वजह से मिल रही है सर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मिल रही है। उसी तरीके से अगर बात करते हैं सर लिक्विड की, अगर लिक्विड में करंट मूव कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो लिक्विड में चार्ज कैरियर का नाम क्या है, तो लिक्विड में जो चार्ज कैरियर का नाम होता है उसको बोलते हैं बच्चा आयंस। उसके बोलते हैं हम लोग क्या, आयंस। जैसे कि आप क्या कीजिए, एक आपके पास वाटर है, ठीक है, प्योर वाटर है, इसके अंदर आप क्या कीजिए, NaCl डाल दीजिए, सॉल्ट डाल दीजिए। तो जैसे सॉल्ट डालेंगे तो ये Na प्लस और Cl माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये जो Na प्लस और Cl माइनस है, ठीक है, ये क्या करेंगे सर, यही तो सर क्या है, करंट का कैरियर है, या फिर कहोगे सर चार्ज का कैरियर है। यानी कि सर यही आयंस क्या देंगे, करंट मूव कराएंगे, करंट को पास कराएंगे, करंट को मूव कराएंगे। तो ये हो गया बच्चा करंट कैरियर। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, लिक्विड की बात कर रहे हैं। उसी तरीके से सर गैस के लिए क्या होगा, अगर कोई गैस है, गैस में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो गैस के लिए क्या है सर, इसके अंदर भी सर आयंस आ जाएंगे, इसके अंदर भी क्या आ जाएंगे, आयंस आ जाएंगे एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी कि सर जो करंट को मूव कराता है, ठीक है, या फिर जो चार्ज को या फिर इलेक्ट्रॉन को जो मूव कराता है, अलाउ कराता है, उसे हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। और कंडक्टर में क्या प्रेजेंस होते हैं सर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जो अगर कोई भी कंडक्टर का सॉलिड कंडक्टर है तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा। अगर हमारे पास कोई कंडक्टर लिक्विड वाला हो तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, आयंस प्रेजेंट होगा। अगर कोई हमारे पास कंडक्टर गैस वाला हो तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। उसी तरीके से बच्चा जो दूसरी बात कर रहा है यहां पे, इंसुलेटर, ठीक है। तो इंसुलेटर, इंसुलेटर किसे कहेंगे कि सर जो अलाउ नहीं करता हो, ठीक है। यानी कि इंसुलेटर किसे बोलते हैं सर, जो
डो नॉट अलाउ टू पास द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को अलाउ नहीं करता हो पास करने के लिए। अब यहां पे समझेंगे सर रीजन, रीजन क्या है सर, इंसुलेटर क्यों नहीं अलाउ करता है। तो पहले ये समझेंगे सर, इसका रीजन जानने से पहले ये तो जान रहे हैं हम लोग, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या है सर, रिस्पॉन्सिबल है चार्ज को मूव कराने के लिए, या फिर कहोगे सर करंट को मूव कराने के लिए। ठीक है, करंट को मूव कराने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन से रिस्पॉन्सिबल है। तो इस जो इंसुलेटर है, इस इंसुलेटर में अगर करंट नहीं मूव कर पा रहा है, इसका मतलब यह है कि सर इस इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ही नहीं है। इस इंसुलेटर के अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ही नहीं है, ना ही कोई आयंस प्रेजेंट है। यानी कि सर इंसुलेटर किसे कहेंगे, या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल किसको कहेंगे कि सर जिसके मटेरियल में ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो और ना ही उसके पास आयंस प्रेजेंट हो, तो सारे मटेरियल किसको कहेंगे हम लोग, इंसुलेटर कहेंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल कहेंगे। ठीक है, ये हो गया कंडक्टर और इंसुलेटर में थोड़ा सा डिफरेंस। यहाँ पे अगर आपको डिफरेंशियल थ्रू लिखना है तो आप लिखोगे सर कंडक्टर जो अलाउ करता है करंट को पास करने के लिए, चार्ज को पास करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को पास करने के लिए, और इंसुलेटर किसे कहेंगे सर, जो नहीं अलाउ करता है। ठीक है, और इसके पीछे का भी रीजन आप समझ गए, कंडक्टर क्यों अलाउ कर पाता है, क्योंकि कंडक्टर पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इंसुलेटर क्या होता है सर, इंसुलेटर क्यों नहीं अलाउ कर पाता है, क्योंकि सर इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, या फिर ना ही आयंस प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि सर करंट का जो कैरियर होता है यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम लोग चलते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे आपको मैं समझा दूं बच्चा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो दिया गया है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम सर किसी फिजिक्स के अनुसार जो ये कहा जाता है कि सर हम किसी बॉडी का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो बात करते हैं सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो बारे में आप पढ़ते हो ना कि सर इस कोई बैटरी, उस बैटरी की पोटेंशियल 6 वोल्ट है, 8 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, सर वो जो होता है वो सर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हम किसी बॉडी का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते बच्चों थोड़ा सा डिफिनेशन के अनुसार चलते हैं। सर ये डिफिनेशन क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि सर the electric potential is defined as the amount of work energy needed to move a unit of electric charge from infinity to the specific point to an electric field is called as electric potential at that point। ठीक है, अब इसका मतलब क्या कह रहा है, अब इसका मतलब ये समझना होगा सर एक डायग्राम के थ्रू। ठीक है, अब डायग्राम के थ्रू समझना होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड भी समझना होगा। ठीक है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लेते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन क्या है, वो ये है कि सर द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। यानी कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, किसी भी चार्ज का स्पेस होता है, उसके चारों तरफ का जो स्पेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। वो कब बोलेंगे, जब कोई दूसरा चार्ज, अनदर चार्ज क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि सर अगर हमारे पास कोई एक प्लस क्यू वाला चार्ज है, ठीक है, इस प्लस क्यू वाले चार्ज का जो चारों तरफ का स्पेस है, ठीक है, इस प्लस क्यू वाले चार्ज के चारों तरफ जो स्पेस है, और इस वाले स्पेस में अगर कोई टेस्ट चार्ज, इस क्यू नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। अब बच्चा ये टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही होता है, कभी नेगेटिव नहीं बोलते हम लोग। ठीक है, अगर ये जो टेस्ट चार्ज है, तो जैसे हम इसके पास लेकर आए, इस स्पेस के अंदर लेकर आए, तो ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। वो फोर्स कौन सा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज था और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, तो ये वाला चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा। तो ये जो चार्ज जो एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और ये कब एक्सपीरियंस किया है, जब इसके स्पेस के अंदर आया है। अगर इसी को हम स्पेस से बाहर कर दे, यहां पर रख दे क्यू नॉट को, ठीक है, अगर हम लोग यहां पर रखेंगे तो ये वाला जो चार्ज है कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। इसका मतलब सर है कि सर ये अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं आया है। ठीक है, अगर इसी चार्ज को इस फील्ड के अंदर ला के रख दे रहा है, तो ये वाला टेस्ट चार्ज क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन को एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, और ये जो इसके अंदर स्पेस के अंदर लाने पर जो एक्सपीरियंस किया है, इसी स्पेस का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है, इसी स्पेस का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब बात करते हैं सर हम लोग पोटेंशियल की। पोटेंशियल क्या कहता है, पोटेंशियल बच्चा ये कहता है कि
कि सर कोई एक चार्ज है प्लस क्यू का, यही वाला प्लस क्यू वाला चार्ज, ठीक है, ये प्लस क्यू वाला चार्ज है, और हम क्या करते हैं सर, एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, यहां पे क्यू नॉट वाली टेस्ट चार्ज है, इसकी जो पोजीशन है वो है ए, ये ए वाली पोजीशन पे रखा गया है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं सर, इसी चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लाना है, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लाना है। तो सर जो टेस्ट चार्ज को जो पकड़ के जो एक्सटर्नल एजेंट जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जो ला रहा है, ठीक है, और यहां तक लाने के लिए जो वर्क डन कर रहा है, जो वर्क डन कर रहा है, ठीक है, इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लाने के लिए जितना ये अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहा है, इसी का नाम क्या है सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। और ये कहां पे लेके आया सर, इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में लेके आया है, तो इसकी ये क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन क्या हो सकता है, तो आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो सर, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। यानी कि सर अगर ये वाला पॉइंट जो ए है वो कहां पे है सर, इनफाइनाइट पे है, ठीक है, क्योंकि सर इस इनफाइनाइट पे, जैसे मैं कहूं सर यहां से यहां तक लाने में, अगर मैं कहूं यहां से लेके यहां तक लाने में सर कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, ये आराम से आ जाएगा। लेकिन जैसे हमने क्या किया, इस वाले स्पेस से अंदर यहां पे लेके आ रहे हैं ना, तो हमें क्या करना होगा, अगेंस्ट द वर्क करना होगा। किसके अगेंस्ट करना होगा, इसी के फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्योंकि भैया जैसे ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो जैसे स्पेस के अंदर आएगा, जैसे यहां पे प्रेजेंट होगा, तुरंत ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको धक्का मार के बाहर करेगा। लेकिन हमने क्या किया है, जो एक्सटर्नल एजेंट है उसने वर्क किया, ठीक है, वो वर्क करके क्या किया, इसको लाके पॉइंट बी पर रख दिया, ठीक है। तो जितना इसको मेहनत करने पड़ा है, इसको यहां से लाने, इनफाइनाइट से पॉइंट बी तक लाने में जितना इसको वर्क डन करना पड़ा है, उसी का नाम क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है बच्चा V इक्वल टू द W बाई क्यू, V इक्वल टू W बाई क्यू, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या फिर आप इसको दूसरे रिस्पेक्ट बोलेंगे कि सर क्या बोलेंगे, वर्क पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी आप डिफिनेशन बोल सकते हैं। इस डिफिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल डिफिनेशन बोलते हैं, क्योंकि हमने ये जो डिफिनेशन बनाया न्यूमेरिकल के थ्रू बनाया, मैथमेटिकल नोटेशन थ्रू बनाया। तो W बाई क्यू क्या हो जाएगा हमारे लिए, पोटेंशियल, क्योंकि सर यहां तक लाने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ा है, और किसको लाने के लिए करना पड़ा है, चार्ज को लाने के लिए करना पड़ा है। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, W बाई क्यू, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है, यूनिट की बात करते हैं। वर्क की यूनिट क्या होता है बच्चा, जूल होता है, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलाम। तो यानी कि पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है बच्चा, जूल पर कूलाम होती है, इसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, चलिए इसको एक बात देख लेते हैं। अब यहां पे कह रहा है सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिनोटेड बाय कैपिटल V एंड इस SI यूनिट इज वोल्ट, ठीक है। अच्छा, इसके पहले जो हमने यूनिट निकाला था कौन सा, वोल्ट पोटेंशियल का, वो निकाले थे सर जूल पर कूलाम, ठीक है। सर ये जो जूल पर कूलाम है और ये जो वोल्ट है, इस वोल्ट को हम लोग बोलते हैं सर SI यूनिट। ये हमारे क्या होता है, SI यूनिट होता है वोल्ट, ठीक। और ये भी हमारे क्या है, पोटेंशियल का ही यूनिट है, जूल पर कूलाम। यानी कि जूल पर कूलाम भी क्या होता है, पोटेंशियल का यूनिट है। और वोल्ट अगर बोलते हैं तो सर इस पोटेंशियल का SI यूनिट हो जाता है, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो वोल्ट है वो 100% सही है, और ये भी क्या है, सही है, दोनों सही है। बस इसका SI यूनिट हमने बोल दिया सर वोल्ट हो गया, ठीक है। जो सिस्टम ऑफ यूनिट बना, जो इंटरनेशनल सिस्टम है, उनके द्वारा बताया गया है कि सर जो वोल्ट की जो यूनिट होती है, पोटेंशियल जो यूनिट होती है, वो होती है सर वोल्ट। अगली पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है सर द पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल में क्या होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा था सर V इक्वल टू क्या था सर, W बाई क्यू था, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अब जैसे मैं कहूं, जैसे उस वाला एग्जांपल हम लेके चल रहे थे, जैसे ये वाला था प्लस क्यू वाला चार्ज, और हमने इस चार्ज को लेके आ रहे थे, ये पॉइंट ए था और हमने पॉइंट बी पे लेकर आया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर वी बी, देखिए ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है। कैसे लिखेंगे सर, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू W बाई क्यू।
तो ये जो वीबी माइनस वी है इसी का नाम हमने क्या रख दिया, वी रख दिया, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। यानी कि सर ये जो वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू है वो एक्चुअली है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है, वीबी माइनस वी है। इसलिए हमने आज से स्टार्टिंग में क्या बोला था कि सर हम किसी भी बॉडी का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ क्या निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, और उस पोटेंशियल डिफरेंस के रिस्पेक्ट हम उसको पोटेंशियल को कंसीडर किया जाता है। तो जो आप ये पोटेंशियल देख रहे हो वी, वो एक्चुअली वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, वो एक्चुअली में है क्या सर, वो पोटेंशियल डिफरेंस है वीबी माइनस वी ए। ठीक है, क्योंकि सर वी ए यहां पे सर पोटेंशियल जीरो था, ठीक है, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दे, जीरो कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वीबी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो वीबी इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू बाई क्यू। तो इसी वीबी को हम क्या लिख देते हैं सर, वी लिख देते हैं, डब्ल्यू बाई क्यू हो गया, बस इतनी सी तो बात है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा सर, पोटेंशियल डिफरेंस वीबी माइनस वी ए, यानी कि सर पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस इन पोटेंशियल इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ये हो गया। अगली बात क्या कर रहा है सर, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू ओवर 1 वोल्ट या 1 जूल पर 1 कूलम। ठीक है, यानी कि जूल पर कूलम जो आपको इसके पहले वाले स्लाइड में जो हमने बताया था वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अगली बात क्या कर रहा है कि सर जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है सर, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी आपको पता ही होगा सर, स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी किसे बोला जाता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और साथ में क्या हो, उसके पास डायरेक्शन हो। तो यहां पे देखा गया है कि सर पोटेंशियल के पास सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होता है। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रेजेंट है तो ये क्या कहलाएगा सर, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, और इस स्केलर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें एक डिवाइस लगाना पड़ता है जिसका नाम क्या है बच्चा, वोल्टमीटर, जो कि यहां पे दिख रहा है, ये वोल्टमीटर है। ठीक है, यानी कि सर यही वोल्टमीटर, यही जो डिवाइस है, ये क्या करता है, मेजर करता है किसी भी बॉडी का पोटेंशियल को लेकर। ठीक है, उस बॉडी के अंदर कितनी पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को मेजर करने के लिए वोल्टामीटर का यूज करते हैं, वोल्टमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब रही बात सर ये सर ये वोल्टमीटर को कैसे लगाया जाता है, सर्किट में कैसे लगाया जाता है। तो बच्चा ये जो वोल्टमीटर है ये हमेशा सर्किट में पैरेलली लगाया जाता है। वोल्टमीटर हमेशा सर्किट में कैसे लगाया जाता है, पैरेलल लगाया जाता है। ठीक है, पैरेलल लगाया जाता है। अब ये हम लोग आगे पढ़ेंगे सर ये पैरेलल क्यों लगाया जा रहा था। ठीक है, लेकिन अभी के हिसाब से देखेंगे सर कि सर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो वोल्टामीटर है, जो वोल्टमीटर है, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा है, वो हमेशा किसी भी बॉडी का पोटेंशियल निकालना है तो उस बॉडी के पैरेलली अगर हम वोल्टमीटर को प्लेस करेंगे तभी उस बॉडी का पोटेंशियल निकालेगा। जैसे कि सपोज करते हैं कि सर अगर हमारे पास कोई सर्किट है, जैसे मान लेते हैं कि इस तरह के सर्किट बना दिया जा रहा है और यहां पे सपोज कर लेते हैं सर कोई बल्ब है। ठीक है, ये बल्ब है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि सर ये जो बल्ब है इसकी बल्ब की पोटेंशियल, ये पोटेंशियल कितना ले रहा, कितना ड्रॉप कर रहा होगा, पोटेंशियल इसकी कितनी होगी बल्ब की। तो हमें करना क्या होगा सर, इसी के पैरेलल हम क्या लगा दे, वोल्टमीटर लगा दे। ये जो डिवाइस है इसी के पैरेलल लगा देंगे तो ये वोल्टमीटर की जो रीडिंग होगी वो एग्जैक्टली इस बल्ब की पोटेंशियल बताएगी। तो इसीलिए वोल्टमीटर को हमेशा कैसे प्लेस किया जाता है, पैरेलल प्लेस किया जाता है। तो ये बच्चा हो गया वोल्टमीटर। ठीक है, अब चलते हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं इसी बेसिस पे। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि सर हाउ मच वर्क इज डन। ठीक है, हाउ मच वर्क इज डन यानी कि सर हमें वर्क निकालना है इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम। 3 कूलम का चार्ज है, यानी कि चार्ज की जो वैल्यू है वो 3 कूलम दिया गया है। ठीक है, अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस इज 15 वोल्ट, यानी कि 2 पॉइंट यानी पोटेंशियल डिफरेंस वीवी माइनस वीए कितना दिया गया सर, 15 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है सर पोटेंशियल डिफरेंस का, वीवी माइनस वीए इक्वल टू द डब्ल्यू बाई क्यू। वैल्यू पुट कर देते हैं सर, वीवी माइनस वीए की वैल्यू दिया गया सर 15, डब्ल्यू हमें पूछ रहा है और चार्ज की वैल्यू दिया गया सर 3, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 इंटू 3, तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा 45। और वर्क की यूनिट क्या होती है बच्चा, जूल होती है, तो सर इतना जूल का वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सर ये कह रहा है कि सर अगर हमारे पास एक चार्ज है 3 कूलम का, इस 3 कूलम को
चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क डन हमें जरूरी है, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन कराना है, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन की वैल्यू कितनी आएगी? 45 जूल आ जाएगी। ये होगी सर 45 जूल, इस वाले न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। चलते हैं अब बच्चों हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि सर हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। यानी कि सर पहली बात क्या पूछ रहा है? सर हाउ मच एनर्जी पूछ रहा है। सर एनर्जी कितनी होगी? बच्चा जो एनर्जी होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर वर्क बोलते हैं, क्योंकि सर वर्क ही एनर्जी होता है। वर्क को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी होता है। यानी कि जो एनर्जी होता है वो क्या होता है बच्चा? टाइप ऑफ वर्क ही होता है हमारे पास। यानी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो भी पढ़ते हैं ये सब क्या है? टाइप ऑफ वर्क ही है। आप क्लास 11 में जाएंगे तो बहुत ही अच्छे डिटेल्स में पढ़ेंगे कि सर कैसे होता है। तो जो एनर्जी की बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है? वर्क की बात कर रहा है। किसके लिए बात कर रहा है सर? ईच कूलम्ब का मतलब हर एक कूलम्ब, यानी कि 1 कूलम्ब फॉर अ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो भाई फार्मूला लगा देते हैं, V इक्वल टू द W बाई क्यू। पोटेंशियल दिया गया कितना सर? 6, W हमें निकालना है, Q है 1, यानी कि सर वर्क इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 जूल। यानी कि सर ईच कूलम्ब को मूव कराने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो कितना होगा? 6 जूल का होगा। तो इस वाले न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन ये हो गया। अब चलते हैं हम अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है सर 80 जूल ऑफ वर्क इज डन। ये 80 जूल ऑफ वर्क इज डन मतलब वर्क की वैल्यू दिया गया है 80 जूल। ठीक है, इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम्ब, यानी कि चार्ज की जो वैल्यू है उसको भी दिया गया सर 4 कूलम्ब। ठीक है, फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू अनदर व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। यानी कि वन टर्मिनल हमने ले लेते सर VB माइनस VA इक्वल टू होता है सर W बाई क्यू। VB माइनस VA की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, VB माइनस VA इक्वल टू द W की वैल्यू दिया गया 80 एंड चार्ज की जो वैल्यू है वो दिया गया 4। कैंसिल आउट कर देते हैं तो VB माइनस VA इक्वल टू कितना? 20। अब यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होती है? 20 वोल्ट। ठीक है, यानी कि सर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर लेके जाने के लिए जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? 20 वोल्ट का होगा। तो इस न्यूमेरिकल का ये सॉल्यूशन हो गया। हाँ, अब बात करते हैं सर हाउ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, आखिर जो चार्ज जो फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो कैसे कर रहा है? और रही बात सर ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस से क्या बताता है? सर करंट के बारे में बताता है। अब एक चीज समझना होगा सर, ठीक है, समझना होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं सर व्हाट डू मीन बाय करंट, करंट का डिफिनेशन क्या होता है? ठीक है, करंट किसे कहा जाता है? तो बच्चा एक डिफिनेशन है करंट को लेकर, वो ये कहता है कि सर एनीथिंग दैट मूव और फ्लो इन अ यूनिक डायरेक्शन। ठीक है, एनीथिंग दैट मूव और फ्लो इन अ यूनिक डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट, इज कॉल्ड करंट। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये जो स्टेटमेंट लिखा गया, दैट क्या लिखा गया? एनीथिंग दैट मूव और फ्लो इन अ यूनिक डायरेक्शन इज कॉल्ड एज करंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट। अब देखा है सर ये जो करंट का जो डिफिनेशन लिखा गया है सर, ये इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी डिफिनेशन है? करंट की डिफिनेशन है। और बच्चा करंट कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि विंड करंट, वाटर करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जैसे कोई क्वेश्चन ये आपसे पूछ देता है सर व्हाट डू मीन बाय विंड करंट, तो आप क्या बोलोगे? जो एनीथिंग लिखो वहीं पर आप क्या पुट कर दो? विंड कर दो। जैसे अगर पूछा जाए विंड करंट, क्या बोलोगे? सर विंड दैट मूव और फ्लो इन अ यूनिक डायरेक्शन इज नोन एज विंड करंट। अगर आपसे कोई पूछा सर वाटर करंट क्या होता है, तो क्या बोलोगे? सर वाटर दैट मूव और फ्लो इन अ यूनिक डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वाटर करंट। इसी तरह से अगर आपसे इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन पूछता है तो आप क्या बोलोगे कि सर इलेक्ट्रॉन्स that move or flow in a unique direction is known as इलेक्ट्रिक करंट। बस इतनी सी बात करना है, फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं बोलना है। क्या बोलना है?
सर इलेक्ट्रॉन दैट मूव ओवर फ्लो इन अ यूनिक डायरेक्शन। सर ये वर्ड आना चाहिए सर, इस करंट के लिए ये वर्ड ज्यादा खास हो जाता है। कौन सा वाला? ये वाला, यूनिक वाला। ठीक है, यानी कि सर यूनिक डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर यूनिक डायरेक्शन में होता है तभी क्या कहलाएगा सर? वो करंट कहलाएगा। अगर यूनिक डायरेक्शन नहीं होगा तो वो करंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब चलते सर इस वाले जो यहां पे दिया गया स्लाइड में, थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। जैसे कि सर पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड टू मेक अ चार्जेस फ्लो एंड करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। कह रहा है कि सर जो पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है चार्ज को फ्लो कराने के लिए। और जब चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करती है, ठीक है, सपोज कि सर ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो करंट जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं सर कन्वेंशनल करंट। ठीक है, अगली बात क्या कर रहा है? कह रहा है कि सर करंट कीप्स फ्लोइंग अंटिल द पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। कह रहा है सर करंट तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए? जीरो ना हो जाए। अगली चीज कि सर द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, यानी कि सर जो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा किधर से होती है? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है। पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ डायरेक्शन होती है किसी करंट की। यानी कि अगर मान लेते हैं सर हमारे पास कोई बैटरी का टर्मिनल है, ठीक है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला है, तो करंट की डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होगी। ये हो गया सर कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। अगली बात क्या कह रहा है? अगली बात कह रहा है कि सर इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर सो इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द कन्वेंशनल करंट। यानी कह रहा है कि सर जो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन के क्या होता है? अपोजिट होता है। जैसे हमने बताया इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन मूव कर रहा है तो करंट इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा। ठीक है, अब यहां पे कुछ दिया गया है सर, यहां पे क्या कह रहा है? कुछ इमेज दिखा रहा है। यहां बोला सर यहां ये वाली जो पार्ट है इसमें क्या है? हाई पोटेंशियल है, और यहां पे क्या है सर? लो पोटेंशियल है। ठीक है, ये हो गया सर हाई पोटेंशियल, ये हो गया लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल से क्या क्रिएट हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो अब क्या होगा सर? करंट मूव करेगा। तो करंट हमेशा किधर जाता है सर? पॉजिटिव से नेगेटिव। यानी कि फ्लो ऑफ करंट, देखिए फ्लो ऑफ करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ दिखाया है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? देखिए यहां पे देखा जाए, जहां पे हाई होता है, जहां पे पोटेंशियल बच्चा हाई होता है, वहां पे क्या होता है? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और जहां पे लो पोटेंशियल होता है वहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, यानी कि सर यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस है, यहां पे डिफिशियंसी है, और इसमें बीच में हमने क्या लगा? एक वायर लगा दिया, क्योंकि ये जो वायर है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक, अब क्या होगा सर? यहां पे कमी है इलेक्ट्रॉन्स की और यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ये सभी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस वाले वायर के थ्रू क्या करेंगे? इस डायरेक्शन में आएंगे। ये सारी इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करेंगे और इसके अंदर आएगा। और ये कब तक आएगा? जब तक इसकी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए, क्योंकि अभी पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये कब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे? जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए? जीरो ना हो जाए, तब तक ये मूव करेगा। अब देखा जाए सर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ दिया गया है, तो सर इसी के अपोजिट में क्या होगा? ये करंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कन्वेंशनल करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोज में मूव करता है। ठीक, तो ये हो गया सर इस वाले स्लाइड का आंसर। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले वाली स्लाइड की तरफ। अब बात करते हैं सर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अभी इसके पहले वाली स्लाइड में हमने करंट की बात करते हैं। करंट किसे कहा जाता है सर? एनीथिंग दैट मूव ओवर फ्लो इन अ यूनिक डायरेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी, एनीथिंग दैट मूव इन अ यूनिक डायरेक्शन इज नोन एज करंट। अब बात करते हैं सर इलेक्ट्रिक करंट के। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा सर? इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव इन अ यूनिक डायरेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। डिफिनेशन क्या कह रहा है सर? यहां पे कह रहा है कि सर एन इलेक्ट्रिक करंट इज a stream of charged particles such as electrons or ions moving through an electrical conductor over space. It is measured as the net rate flow of electric charge through a surface or into the control volume. अच्छा, इस स्टेटमेंट का बच्चा मतलब ये कह रहा है, वो ये कह रहा है कि सर जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, वो किसके इक्वल बता रहा है सर? Q by T के इक्वल बता रहा है। I इक्वल टू Q by T। यानी कि सर एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में जितनी चार्ज मूव की है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं सर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज करंट, इज नोन एज करंट। यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज
इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट ही बोलेंगे। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। या फिर इसको दूसरे डिफिनेशन में कैसे बोलेंगे कि सर द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव इन अ यूनिक डायरेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। बच्चा ये जो डिफिनेशन होता है ना, इस डिफिनेशन को बोलते हैं सर मैथमेटिकल डिफिनेशन। ये हमारे लिए मैथमेटिकल डिफिनेशन है, ठीक है। मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। बट इसका जो थ्योरेटिकल डिफिनेशन है वो क्या, इसके पहले वाले स्लाइड में जो हमने बताया था कि सर इलेक्ट्रॉन दैट मूव इन अ यूनिक डायरेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। आगे क्या कह रहा है सर यहाँ पे कि सर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है कि सर किसी भी करंट की जो मैग्नीट्यूड होगी वो कौन बताएगा? सर यूनिट टाइम में जितना भी क्या हो चार्ज मूव किया हो उस करंट की क्या बताएगी? मैग्नीट्यूड बताएगी। जैसे कि अगर बात करते हैं सर 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर, तो सर ये 1 एम्पियर कब पॉसिबल होगा? सर 1 एम्पियर तब होगा कि सर जब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में अगर मूव करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर बोलते हैं। और ये जो 1 एम्पियर है ये क्या है सर? ये सर मैग्नीट्यूड है। किसका मैग्नीट्यूड है? करंट का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। करंट क्या हो जाता है बच्चा? ये मैग्नीट्यूड हो जाता है। यानी कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज मूव इन 1 सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पियर, ठीक है। ये 1 एम्पियर का डिफिनेशन हो गया। और रही बात है सर करंट का डिफिनेशन क्या होता है? करंट का डिफिनेशन यानी कि सर इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन दैट फ्लो इन ए यूनिक डायरेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और न्यूमेरिकल डिफिनेशन क्या होगा? सर रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ये इसका क्या हो गया? न्यूमेरिकल या फिर मैथमेटिकल डिफिनेशन हो गया इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। रही बात सर इसकी यूनिट की, यूनिट क्या होगा, ठीक है। तो यूनिट निकालने तो आता ही होगा, कैसे निकालते हैं हम लोग? आई का फॉर्मूला क्या है बच्चा? आई इक्वल टू है सर क्यू बाई टी, ठीक है। तो क्यू की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब होती है। टाइम की यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। तो करंट की यूनिट क्या आ जाएगी? करंट की यूनिट क्या होगी? आई की यूनिट क्या हो जाएगी? आई की जो यूनिट है वो हो जाएगी कूलम्ब पर सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड। अभी हम लोग एसआई यूनिट की बात करेंगे। फिलहाल के लिए करंट की यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम्ब पर सेकेंड हो जाएगी, इस वाले न्यूमेरिकल डिफिनेशन के थ्रू, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ, ठीक है। तो यहां पे जो दिया गया बच्चों वो ये दिया गया कि सर इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। अच्छा, एम्पियर क्या है सर? इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट है। अच्छा, इसके पहले जो हम लोग यूनिट की बात कर रहे थे, कौन से बात कर रहे थे सर? कूलम्ब पर सेकंड की जो बात कर रहे थे, ये सर ये न्यूमेरिकल यूनिट थी। कहां से आई थी सर? आई इक्वल टू क्यू बाई टी से आई थी। यहां से जो आपका करंट का जो यूनिट आया था वो कूलम्ब पर सेकंड था। इसी चीज को एसआई यूनिट में क्या बोला जाता है सर? एम्पियर बोला जाता है। दूसरी बात कि सर जो करंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। करंट जो होता है वो क्या होता है बच्चा? एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब समझना होगा सर ये स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है? सर करंट के पास तो मैग्नीट्यूड भी होता है। सर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हम लोग क्या बोलते हैं सर? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। और करंट के पास सर मैग्नीट्यूड भी है, करंट के पास सर डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन क्या है सर? ये पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो मूव करता है, जो इसके पहले हम लोग डायरेक्शन की बात कर रहे थे, इसी डायरेक्शन की बात कर रहे थे सर, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जो जा रहा है, ये सर इसके पास डायरेक्शन भी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। तो करंट को तो वेक्टर होना चाहिए था, लेकिन यहां पे तो सर करंट की यूनिट, करंट जो बता रहा है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसका जो रीजन है बच्चा वो थोड़ी सी एडवांस है। वो ये है कि सर जो वेक्टर जो करंट होता है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो बच्चा जो कंप्लीट वेक्टर क्वांटिटी को जो डिफाइन कराया जाता है वो ये कहा जाता है कि सर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड इट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। यानी कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए, तभी वो क्वांटिटी क्या कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। और ये जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। अभी के फिलहाल के लिए बस इतना समझिए कि सर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए सर ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। अगली बात क्या कह रहा है सर?
जो करंट होता है उसे हम लोग एक डिवाइस से मेजर करते हैं और उस डिवाइस का नाम क्या है? उस डिवाइस का नाम है सर एमीटर। ठीक है, इस हम एमीटर वाले डिवाइस से हम लोग क्या करते हैं? करंट को मेजर करते हैं कि करंट किसी भी सर्किट के अंदर कितना करंट मूव कर रहा है। ठीक है, और इस डिवाइस को हमेशा कहां पे यूज किया, कैसे प्लेस किया जाता है सर्किट के अंदर? वो हमेशा सीरीज में प्लेस किया जाता है। ठीक है, और अभी हम लोग आगे सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको बताऊंगा कि सर किस तरीके को, किस वाले कनेक्शन को, किस वाले सर्किट को हम लोग सीरीज कनेक्शन कहते हैं और किस वाले सर्किट को पैरेलल कहते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए बस इतना समझना है कि सर जो एमीटर होता है वो हमेशा किसी भी सर्किट में सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है करंट को मेजर करने के लिए, एंड वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट में पैरेलली प्लेस किया जाता है ताकि पोटेंशियल को मेजर कर सके। तो याद रहे सर, एमीटर जो होता है वो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और एमीटर जो होता है वो करंट का एक डिवाइस होता है जो मेजर करता है, एंड जो करंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी और इसकी यूनिट एम्पियर हो गया, SI यूनिट। ठीक है, अब चलते हैं बच्चा हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक, अब बात करते हैं सर हाउ करंट फ्लो इन अ वायर। ठीक है, कैसे करंट जो है, ठीक है, वो फ्लो कर रहा है इस वायर के अंदर। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि सर एक हमारे पास वायर है, बिल्कुल ही नॉर्मल वायर है, और इसके में कहीं पे भी हमने कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया गया है। ठीक है, और ये सपोज करते हैं कि सर ये जो वायर है वो एक मेटेलिक वायर है, और मेटेलिक वायर को हम लोग किसको लेके चल रहे हैं? सर कॉपर को लेके चल रहे हैं, कॉपर की है एक वायर है। ठीक है, कॉपर वायर है, और हमें पता है सर करंट को कैरी करने वाला जो है वो उसका नाम क्या है? सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो सर ये इसके अंदर क्या है? सर ये सारे सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। सर इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और आप देख रहे हैं कि सर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। इनकी जो वेलोसिटी है वो, उनकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है, जिसको हम लोग कहते हैं एवरेज वेलोसिटी या थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो थर्मल वेलोसिटी है, जो मूव करने की जो वेलोसिटी, वो 10⁵ मीटर पर सेकंड है। और ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं आप, रैंडम मोशन कर रहे हैं। कैसा मोशन कर रहे हैं बच्चा? रैंडम मोशन कर रहे हैं या जिग जैग मोशन कर रहे हैं। अब जिग जैग मोशन कर रहे हैं तो क्या ये करंट देगा? कहोगे बच्चा नहीं, क्योंकि करंट का डेफिनेशन क्या था? करंट का डेफिनेशन था कि सर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर मूव ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिक डायरेक्शन, एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करता है तभी वो क्या देगा? करंट देगा। लेकिन यहां पे देखिए सर, इसकी जो डायरेक्शन वो कैसी है? रैंडम है, जिग जैग है, तो ये करंट नहीं दे सकती है। अब हम लोग क्या करते हैं सर, इसी कंडक्टर में हम लोग क्या किया गया है सर? एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, ये हो गया सर नेगेटिव टर्मिनल, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, अब देखें सर, हमें पता है सर पॉजिटिव से करंट जाता है, देखिए इससे करंट गया। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? सभी इलेक्ट्रॉन जो ये जिग जैग मोशन कर रहे थे वो एक यूनिक डायरेक्शन में क्या करने लगे? मूव करने लगे। और जैसे ये यूनिक डायरेक्शन मूव करने लगे तो ये क्या देना स्टार्ट कर दिया? करंट देना स्टार्ट कर दिया। तो करंट देने के लिए क्या हमने लगाया सर? एक एक्सटर्नल सोर्स लगाया, एक एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ा, एक एक्सटर्नल एजेंट आया जो इस करंट को, इस फ्री इलेक्ट्रॉन को एक यूनिट डायरेक्शन में क्या करने लगा? धक्का देने लगा कि भाई तुम एक यूनिट डायरेक्शन में ही जाओ। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन से कन्वर्ट होके एक यूनिट डायरेक्शन में आए तो तुरंत क्या देना स्टार्ट कर दिए? करंट देना स्टार्ट कर दिए। तो ये होता है सर, इस तरीके से क्या होता है? करंट मूव करता है या इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। अब बात करते हैं सर क्या? अब बात करते हैं सर यहाँ पे किसकी? सर यहाँ पे जो दिया गया है क्या कह रहा है कि सर द सिंपल वे टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज कनेक्टेड इज टू एंड ऑफ द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी और सेल। ठीक है, यानी कि सर किसी भी करंट को मूव, किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक यूनिट डायरेक्शन में मूव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक सर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कराना पड़ता है। दूसरी बात, अच्छा यहां भी बच्चे एक चीज कंफ्यूज होते हैं, एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन आ जाती है। मिसकंसेप्शन ये आती है कि सर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, जो सोर्स है या फिर जो बैटरी है हमारे पास, ये जो बैटरी यही क्या दे रहा है? करंट दे रहा है। ठीक है, यही बैटरी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो बच्चा बैटरी इलेक्ट्रॉन नहीं देता, ये मिसकंसेप्शन, बैटरी इलेक्ट्रॉन नहीं देता, बैटरी बस क्या करता है? पंप करता है इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए। ठीक है, जिस तरीके से आप क्या करते हो? ग्राउंड वाटर निकालते हो, और ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मोटर सबमर्सिबल का इस्तेमाल करते हैं। तो जो मोटर सबमर्सिबल क्या करता है? पंप करता है ग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के लिए। उसी तरीके से जो बैटरी है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो करंट नहीं सप्लाई करते हैं, वो क्या करें? पंप करते हैं इलेक्ट्रॉन को एक यूनिट डायरेक्शन में। जैसे यहां लिखा गया है कि सर इट इज अ मिसकंसेप्शन दैट बैटरीज एंड
जनरेटर सप्लाइज द इलेक्ट्रिक करंट। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होती है कि सर बैटरी या फिर जनरेटर ये इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई कर रहा है। असल में ऐसा होता नहीं है। ये क्या कर रहा है सर, इन फैक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट वुड बी दैट द बैटरी एंड जनरेटर कॉजेस द इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो जस्ट। यानी कि सर क्या है सर, ये एक कॉज है क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए। ये सिर्फ कारण है, कॉज है, यानी मूव कराने को ये पंप करते हैं। जो बैटरी और जनरेटर ये इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई नहीं करते, सिर्फ क्या कर रहे हैं, पंप करते हैं। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं बच्चा अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं सर किसकी, ड्रिफ्ट स्पीड की। ठीक है, अब ये जो ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, ठीक है, ड्रिफ्ट से वर्ड ही समझ रहे होंगे कि सर जो ड्रिफ्ट का मतलब क्या है। जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे अगर मैं बात करता हूं यहां पे जो ये फिगर दिया गया है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, जिग जैक मोशन कर रहे हैं। ये जो जिग जैक मोशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स एक मेटेलिक वायर के अंदर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इनकी जिग जैक मोशन की जो वेलोसिटी होती है बच्चा, वो कितनी होती है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। यानी कि सर एक सेकेंड में, ठीक है, एक सेकेंड में कितने वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, 10⁵ मीटर। यानी एक सेकेंड में 10⁵ मीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन, जब किसी मेटेलिक वायर के अंदर होता है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं सर, बैटरी लगा देते हैं। बैटरी लगाने के बाद क्या होता है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करके मूव करते हैं। ड्रिफ्ट करके, ड्रिफ्ट मतलब इनकी जो मूवमेंट होती है बहुत ही स्लो होती है। ठीक है, और इनकी जो वेलोसिटी होती है बच्चा, वो होती है सर, वेलोसिटी होती है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है। देखिए यहां पे 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, यहां पे 10⁵। देखिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी इतने तेजी से मूव करता है। ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, इनकी जो वेलोसिटी होती है बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। और ये कितनी होती है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। बच्चा ये आप जो दिया गया ना क्लास 12th में, आप बहुत ही अच्छे डिटेल में पढ़ोगे कि सर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है। इसकी जो वेलोसिटी होती है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। और जैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करके चलते हैं, बिल्कुल इस तरीके से चलते होंगे, इस तरीके से चलते हैं। जैसे ये अभी इस तरीके से इधर इधर मूव कर ले रहे हैं, ये क्या करेंगे, ड्रिफ्ट होके चलेंगे, धीरे धीरे ड्रिफ्ट होते हुए चलेंगे, सीधे चलेंगे। ठीक है, और जाहिर सी बात है भैया, आप देखो ये इस तरीके जा रहा है, ये इस तरीके जा रहा है। अब सभी ये डिफॉल्टर टाइप के हैं, इनको एक डिसिप्लिन में लेके आना है, तो इनको डिसिप्लिन में जब आएंगे तो इनको बहुत ही कष्ट होगा धीरे धीरे मूव करने के लिए। इसलिए इस जो धीरे धीरे मूव करें यूनिट डायरेक्शन में, इसी को हम क्या बोले, ड्रिफ्ट स्पीड। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन या जब करंट जब फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो उस समय इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होती है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहां क्या कर रहा है कि सर द ड्रिफ्ट स्पीड रिफर्स टू द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ चार्ज कैरियर पर यूनिट टाइम। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल, इसको भी देख लेते हैं। सर न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है हमें। ठीक है, किसके लिए बताना है, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज के लिए, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1, यानी 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, इसका पूछ रहा है। सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा पहला वाला प्रॉपर्टी था चार्ज का, उसमें क्या बताया गया था कि सर जब भी चार्ज मूव करते हैं, ठीक है, जो भी कोई चार्ज होता है अगर वो मूव करता है तो हमेशा मूव कैसे करेगा, क्वांटाइज्ड के फॉर्म में मूव करता है। ठीक है, और क्वांटाइज क्या था बच्चा, Q = NE। ठीक है, Q = NE, और हमें Q की वैल्यू दिया गया है, E की वैल्यू हमें पता है, N की वैल्यू बताना है सर कितना होगा। ठीक है, तो यहां से देखेंगे सर N को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा सर, Q/E आ जाएगा। ठीक है, और इसी को सर निकालना है, तो N = Q, Q की वैल्यू दिया गया सर 1 कूलम्ब, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दिया जाता है 1.6 × 10⁻⁻19 का कूलम्ब। कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल आउट हो गया, तो N = कितना हो गया, 1/1.6 × 10⁻⁻19। इस 19 को उधर ऊपर लेके चले जाओ, ये हो जाएगा 1 × 10 का 19 अपॉन में 1.6। डेसिमल को हटा दो यहाँ पे। ठीक है, तो डेसिमल हटाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 10 × 10⁻19 अपॉन में 16। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, इसको और आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी वैल्यू को यहां पे लेके आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं।
ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, n इसको लिख देते हैं सर 100 अपॉन में 16 इंटू 10⁻18। ठीक है, इसको कट करेंगे तो 4 4 जा 16 एंड 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। फिर इसको कट करते हैं तो 4 4 जा 16 एंड 4 6 जा 24, कैरी हुआ 1 आया, डेसिमल लगाए 10, 4 2 जा 8, फिर 4 5 जा 20। तो n कितना हो जाएगा सर 6.25 इंटू 10⁻18। यानी कि क्या हुआ कि सर कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो भी एक कूलम का जो भी चार्ज होल्ड कर रहा है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6.25 इंटू 10⁻18। ये होगा सर इस वाले न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसके अगले वाले न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, इसमें कह रहा है सर अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 30 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, यहां पे जो गिवन पॉइंट है, क्या क्या गिवन है, गिवन है कि सर करंट की जो वैल्यू है वो दिया गया सर 0.2 एम्पियर। ठीक है, और क्या दिया गया सर, टाइम दिया गया सर 30 मिनट। 30 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दो तो कितना होगा, 30 मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट किया जाए तो कितना आएगा भाई, आपको पता है सर 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ठीक है, तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा, 30 इंटू 60 कर दो, 1800 सेकंड। ठीक है, अब पूछ रहा है सर चार्ज कितना होगा, चार्ज कितना फ्लो करेगा 30 मिनट के दौरान, चार्ज कितना फ्लो करेगा, तो क्या लिखेंगे सर I इक्वल टू था Q बाई टी। तो यही वाला वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, I की वैल्यू दिया गया सर 0.2 इक्वल टू द Q अपॉन में टाइम दिया गया सर 1800। ठीक है, 1800 सेकेंड। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1800 इंटू 0.2 इक्वल टू द Q। ठीक, ये कितना आ जाएगा, इसको ऐसे ही लिखेंगे सर 1800 इंटू 2/10 कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू Q। 0.2 को हम लोग 2/10 भी लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 18 दूना 36 हो जाएगा 360 Q, यानी Q की वैल्यू कितनी आई, 360 आई, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 कूलम। इसको यूनिट के साथ हम लोग लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, Q इक्वल टू 360 कूलम आ गया। ठीक है, यही पूछ रहा है सर, यानी कि 30 मिनट में कितना चार्ज फ्लो होगा, 360 कूलम फ्लो करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हम लोग अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। इसको कैसे करेंगे, कह रहा है कि सर अ चार्ज ऑफ 5 कूलम, गिवन पॉइंट लिख देते हैं। गिवन क्या क्या है, चार्ज दिया गया, Q की वैल्यू दिया गया सर 5 कूलम, फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 10 सेकेंड, टाइम दिया गया सर 10 सेकेंड। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर करंट पूछ रहा है सर, I इक्वल टू क्या है सर Q बाई टी है, तो I की वैल्यू क्या होगी, Q की वैल्यू दिया है सर 5, T की वैल्यू दिया गया 10, I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 × 5, 5 × 10, या फिर सिंपल वे में कहेंगे सर 0.5 एम्पियर, यानी करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया सर इस वाले न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। इजी था, बहुत ज्यादा इजी था। अब चलते हम लोग अगले तरफ। अब बात करें सर इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट, सर ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। अब बच्चा यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट जो वर्ड यूज किया गया सर्किट, ठीक है, ये सर्किट का मतलब क्या होता है बच्चा, कि जो पाथ होता है किसके लिए पाथ है, करंट का, जो करंट का पाथ होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे हमारे लिए चलने के लिए, जैसे व्हीकल्स को चलने के लिए जो पाथ है वो क्या है, रोड है, रोड पे ही व्हीकल्स चलती है। उसी तरीके से करंट को चलने के लिए करंट का जो पाथ होता है उसी का नाम क्या है सर, इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो क्या कह रहा है सर, अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ इन विच अ करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अ कंटिन्यूअस पाथ ऑफ ए कंडक्टर विच अ करंट फ्लो इन अ कॉल्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। दूसरी बात क्या कह रहा है बच्चा, दूसरी बात कह रहा है क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट मींस करंट कैन फ्लो, स्विच इज क्लोज, देयर इज नो ब्रेक इन इसी। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि सर क्लोज सर्किट, देखो बच्चा पहली बात ये समथिंग सर सर्किट, सर्किट मतलब क्या था सर, जिसमें करंट क्या, करंट का जो रास्ता है जो फ्लो करता हो।
अब ये जो सर्किट होता है बच्चा दो टाइप से हो गए, एक होता है सर क्लोज, एक होता है सर ओपन। ठीक है, क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट। सर क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट में क्या है? सर क्लोज सर्किट में क्या होता है सर, जहां से इलेक्ट्रॉन्स चलना स्टार्ट करता है, जो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, फिर से वो घूम के अगर उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहा है तो उस वाले सर्किट यानी उस वाले पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोज सर्किट या क्लोज पाथ। ठीक है, और ओपन सर्किट किसे कहेंगे? सर इलेक्ट्रॉन्स यहां से अपने स्टार्टिंग पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और ये दोबारा फिर वापस नहीं आ पाया उसी पॉइंट पे। ठीक है, तो ये इस वाले पाथ को, इस वाले सर्किट क्या बोलते हैं हम लोग? ओपन सर्किट बोलते हैं। और क्लोज सर्किट में क्या होता है सर, जहां से चलना स्टार्ट किया और वहीं पे क्या हो गया? आ गया, इसे हम लोग बोलते हैं सर क्लोज सर्किट। ठीक है, और सर करंट को, किसी भी करंट को मूव कराने के लिए, ठीक है, एक क्लोज सर्किट का होना जरूरी है। ठीक है, जैसे अगर मुझे बल्ब जलाना है, कोई भी चीज, जो भी आपके घरों में जो भी चीज बल्ब जला रहे हो या फिर एसी, फ्रिज, टीवी जो भी देख रहे हो, ये सब चीजें कैसे देख पा रहे हो? सर इसमें क्लोज सर्किट है। अगर ओपन सर्किट होगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर जहां से करंट निकला वहीं पे करंट, जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकला है वहीं पे इलेक्ट्रॉन्स को भी आना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि सर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कंजर्व होता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? कंजर्व, चार्ज हमेशा कंजर्व होते हैं। मतलब क्या होते हैं कि सर अगर पॉइंट ए से अगर 1 कूलम्ब का चार्ज निकला है तो इसी पॉइंट ए में 1 कूलम्ब का चार्ज आना भी जरूरी है, कहीं बीच में डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को वायलेट कर देगा। तो यानी क्या होगा सर, जो क्लोज सर्किट, क्या क्लोज सर्किट में क्या होता है सर, करंट हमें देखने को मिलता है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकली है वहीं पे आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया सर क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट आप इजीली डिफाइन कर सकते हो कि सर इलेक्ट्रॉन जहां निकले वहीं पे आ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज सर्किट। और एक बार जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वो फिर दोबारा नहीं आता है तो उसको हम बोल देते हैं सर ओपन सर्किट, जो कि इस फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, इस फिगर में दिखाया गया है कि सर ये देखिए, ये क्या है हमारे पास? एक हमारे पास क्या है? एक सर्किट है। वो किसकी सर्किट है सर? ये है सर सर्किट है आपके क्लोज सर्किट की। जैसे यहाँ पे दिखाया गया सर बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, और ये है सर इसका पाथ करंट का, जो कि करंट इस तरीके से मूव कर रही है। और ये है बच्चा ए मतलब हो गया एमीटर देखो यहाँ पे सिचुएट किया गया, बिल्कुल सीरीज कॉम्बिनेशन है। और ये है सर रेजिस्टेंस मतलब आप ले लीजिए सर कोई बल्ब आप जला रहे हो, और इसी के पैरेलल हमने क्या प्लेस कर दिया? वोल्ट प्लेस कर दिया गया है। और देखिए कहीं भी सर्किट में कोई भी ब्रेक डाउन नहीं है, और ये हमेशा इस तरीके से, अगर स्विच हमारा क्लोज है तो ये इस तरीके से इसी वाले टर्मिनल में आ गया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया बच्चा? क्लोज सर्किट हो गया। ठीक है, अगर हम इस स्विच को ओपन कर दें, अगर इसी स्विच को अगर हमने क्या कर दिया? ओपन कर दिया, तो ओपन कर देने से क्या होगा? ओपन कर देने से ये सर्किट जो है वो क्लोज हो, ओपन कर देने से क्या होगा? ये जो करंट है वो यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, और जब वो नहीं हो पाएगा तो इस वाले सर्किट को हम लोग क्या बोलेंगे? ओपन सर्किट बोलेंगे। तो ओपन और क्लोज में क्या होना चाहिए? करंट का एक कंटिन्यूअस पाथ दिखना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। तो क्लोज सर्किट अगर नहीं है, कंटिन्यूअस पाथ कहीं ब्रेक हो जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? ओपन सर्किट बोल देंगे। अब चलते हैं बच्चों हम लोग अपने अगली स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब दिया गया है सिंबल्स। इन सिंबल्स को ध्यान से देख लीजिए। ये सिंबल्स बहुत ज्यादा जरूरी है क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार देखा जाए तो। जैसे कि ये जो सिंबल है, ठीक है, अगर ये जो सिंबल दिखा रहा है, किसका दिखा रहा है सर? कनेक्टिंग वायर का दिखा रहा है। अगर किसी भी सर्किट के अंदर अगर ए बीच में लिखा होता है तो इसका मतलब होता है सर एमीटर। अगर किसी भी सर्किट के अंदर इस तरीके से फिगर ड्रा होता है तो इसका मतलब होता है सर रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर किसी भी सर्किट के अंदर बिल्कुल इस तरीके से दिखाई दे रहा था, मतलब ये क्या था? हमारे कनेक्टिंग वायर था, एक वायर था, और यहां से क्या कर दिया सर? एक जंक्शन मिल गया, और इस जंक्शन से एक और हमने वायर कनेक्ट कर दिया, तो इस वाले को हम क्या बोलते हैं? अब क्या बोलते हैं सर? यहाँ पे एक वायर ज्वाइंट है। अगर इस तरीके से सर्किट में कहीं फिगर दिखने को मिला, वी लिखा हुआ, तो ये वोल्टामीटर हो जाएगा। सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। अगर ये जो बड़ी वाली डंडी है ये हमेशा प्लस होता है, और छोटी वाली डंडी हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर किसी भी सर्किट में, किसी वायर में अगर कैपिटल जी लिखा हो तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? गैल्वेनोमीटर होगा। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, अगर स्विच इस तरीके से बनाया गया है, ये हो जाएगा सर ओपन स्विच है, या फिर इस तरीके से डायग्राम बनाया डॉटेड लाइन में। ठीक है, तो ये क्या बताएगा? ओपन सर्किट बताएगा। यहां पे देखेंगे, देखिए ये दोनों, ये बीच में खाली जगह था, यहाँ पे कोई खाली जगह नहीं है, कनेक्ट है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा? क्लोज सर्किट हो जाएगा। या क्लोज सर्किट बनाने का जो डायग्राम है इस तरीके से कर देंगे। ये हो गया सर इलेक्ट्रिक बल्ब, ये हो गया सर बैटरी।
बैटरी और सेल में देखिए डिफरेंसेस क्या होता है कि सर सेल में सिर्फ क्या होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये सेल हो गया। बैटरी में क्या होंगे, नंबर्स मिल रहे हैं इसमें, यानी कि बैटरी किसे कहते हैं, नंबर ऑफ सेल को हम लोग बोलते हैं सर बैटरी। तो बैटरी में देखिए कई सारे सेल प्रेजेंट है। सेल मतलब क्या है, इसमें सिर्फ वन हो, ठीक है, एक बड़ी डंडी हो और एक छोटी डंडी हो, तो ये क्या बताएगा, सेल बता देगा। और इसमें क्या, एक बड़ी डंडी फिर छोटी डंडी फिर बड़ी डंडी फिर छोटी डंडी, ये क्या बता रहा है बच्चा, बैटरी बता रहा है। बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है। तो ये क्या होता है, सिंबल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज किए जाते हैं ये सारे सिंबल, ठीक है। और इन्हीं सभी सिंबलों का हम लोग आगे चल के यूज भी करेंगे जब हमें रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना होगा तो, और जब हम लोग इस सर्किट के बिहाफ पे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये वाले सारे सर्किट में स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ, ठीक है। अब जैसे यहाँ कुछ और भी सिंबल दिया गया है, जैसे कि ये तो आपको पता ही सर, जी लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये किसका है सर, ये है सर रियोस्टेट का है। रियोस्टेट मतलब क्या है सर, इसको हम दूसरे लैंग्वेज में कहेंगे सर, ये है सर वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का, यानी कि हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो और ये क्या जो दिया गया है, इसको हम बोलते हैं सर अर्थिंग, ग्राउंडिंग, ये हमारा अर्थिंग हो गया, जो इस तरीके से बनाया गया अर्थिंग हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है सर, सिंबल है, इन सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ, ठीक है। तो बस बच्चों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो आज हम लोग ये इलेक्ट्रिसिटी वाले का पहला स्लाइड हमने कंप्लीट किया, पहला लेक्चर कंप्लीट किया, और इसी तरीके से हम लोग आगे पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।